जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी रवि सिहाग 18th रैंक आईएएस कॉपी कर रहे थे। आप लोगों ने कहा सर कंटिन्यू रखिएगा इन सब चीज़ों को, तो हमने सोचा ठीक है, क्यों ना कंटिन्यू ही किया जाए, आपकी बात को माना जाए। आज हम 15 नंबर देखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे शुरू करनी है चीज़ें। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये जो टॉपर्स हैं ये भी स्टार्टिंग में जीरो से ही शुरुआत करते हैं, यहाँ भी जीरो से शुरुआत करके फिर टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो हम अगर 2-4 लाइन ही लिख पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी ऐसे ही होते हैं। 2-4 लाइन लिखने से शुरू करते हैं और आखिरी में इतना बढ़िया लिखते हैं कि उन्हें टॉपर बना दिया जाता है। ठीक है, इतना बढ़िया लिखो आप। इनकी एक एस्से की जो कॉपी मैंने कराई थी, 5th नंबर एस्से है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या बेहतरीन कॉपी लिखी है स्टार्टिंग की उसकी। तो स्टार्ट वैसा तब हो पाता है जब हम कई आंसर लिख चुके हों। चलिए, केंद्र राज्य विधायी संबंधों में क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर किस प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, साथ ही स्पष्ट करें किन असामान्य स्थितियों में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब पहली बात समझ में आना चाहिए। तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विधायी संबंध। तो केंद्रीय राज्य विधायी संबंधों में क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर किस प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। विधायी के मामले में क्या रिलेशन है, हमने पहले ही बोला। जो जीएस का जो ये वाला पेपर है जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, जीएस सेकंड, उसमें बहुत कुछ आपकी किताब से मिल जाता है। इसमें नंबर भी 120 के आसपास लोगों के आ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया सबसे ज्यादा अगर नंबर आते हैं तो एथिक्स में आते हैं और जीएस 2 में इस वाले पेपर में आते हैं। तो इसके लिए आपको बढ़िया से तैयार होना चाहिए। सीधे बुक और कॉपी का ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई बार करंट अफेयर्स के साथ। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं ये आपको बतानी है जिसमें राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने शुरुआत की है अनुच्छेद से। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत में संघात्मक पद्धति को अपनाया गया है, आपको पता है। कहाँ से लिया गया ये भी बता दिया, कनाडाई मॉडल पर आधारित है, अर्थात अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यहाँ पे इन्होंने गलती की थी इसीलिए सुधार दिया है। भाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी राज्यों को बांटा जा सकता है लेकिन संघ नहीं बट सकता, विभाजित नहीं हो सकता। जैसे आप राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश 2000 में उत्तराखंड अलग, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और हाल फिलहाल में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो यानी राज्य टूट सकते हैं, राज्य विभाजित हो सकते हैं लेकिन संघ विभाजित नहीं हो सकता। 7वीं अनुसूची का भी इन्होंने जिक्र कर दिया क्योंकि उसी में केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची यानी संघीय व्यवस्था जो बताई जा रही है उसके बारे में सब बता दिया। ठीक है, केंद्र कहाँ विधान बनाएगा, किन विषयों पर राज्य बनाएगा, संवर्ती सूची सब बता दिया। हालांकि संसदीय कानून विवाद होने की स्थिति में प्रभावी होगा। जो संवर्ती सूची आप जानते हैं उसमें दोनों लोग बना सकते हैं विधान, राज्य भी और केंद्र भी। लेकिन अगर विवाद हुआ कोई तो कौन बनाएगा, तो केंद्र का ही जो संसदीय कानून है वह प्रभावी होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ निर्बंधन है। क्या क्या निर्बंधन है पूरी लिस्ट बढ़िया से दे दी उन्होंने, और ये लिस्ट में दिया है इसलिए बढ़िया पॉइंट्स वाइज ही आपको लिखना है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, पहली बात सबको पता है। संवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। अब आपको लग भी रहा होगा ये तो मुझे आता है, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं। ऐसे संविधान संशोधन जिनसे संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है उसमें आधे राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता है, अनुच्छेद 368। अब इन्होंने अनुच्छेद भी लिख दिया, इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और आधा आधा नंबर भी अगर मिलता है ज्यादा, या 0.25 नंबर भी ज्यादा मिल रहा है, 2-4 क्वेश्चन में मिल गया, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जहां आपको आईपीएस मिलना होगा वहां आईएएस मिल सकता है इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारने से। ठीक है, जहाँ अनुच्छेद लिखना वहां अनुच्छेद लिख दिया, कहीं किसी को जहां भी जो जरूरी है उसको आप, वो कहते हैं ना खीर तो सभी बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे तो सब, लेकिन उसमें कितनी अच्छी क्वांटिटी है, कितना अच्छा क्या है, किसने काजू बादाम डाले हैं, किसने केवल चावल बना दिए हैं, तो ये सब भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, नए राज्यों के निर्माण हेतु पुराने राज्यों की विधानसभा से सिफारिश लेनी चाहिए। तो नए राज्य जो भी निर्माण हुए हैं उसके लिए जो विधानसभा पुरानी थी, जैसे तेलंगाना बनाना था तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा से सिफारिश लेनी होगी।
हालांकि ये सिफारिश मानी जाए या ना मानी जाए इस पे कोई अधिकार नहीं है, ये बाध्य नहीं है, ये केंद्र मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, लेकिन सिफारिश तो लेनी आवश्यक है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां भी हैं जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, वह सब आप जानते हैं। अगर राज्यसभा इतने वोटों से के साथ किसी प्रस्ताव को पारित कर दे तो इतने महीने तक, वो सब चीजें आपको पता होंगी। देखो कौन कौन सी, अच्छा इन्होंने लिखा भी है आपातकाल के समय, अनुच्छेद इन्होंने लिखा 352, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य विधायिकाएं विघटित नहीं होती, ये भी कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी। तो राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्य विधानसभा जो है वह विघटित नहीं होती, वहां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा नहीं दिया जाता, वो वहीं रहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो संसद कानून बना सकती है राष्ट्र के हित में। दूसरा देखो, राष्ट्रपति शासन इन्होंने लिखा तो 356 अनुच्छेद भी लिखा साथ में। इस समय विघटित हो जाती है विधानसभा, मंत्री और मुख्यमंत्री सबको किनारे लगा के अपनी चीजें चलाई जाती है। तो राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का रोल नहीं है, लेकिन आपातकाल के समय वो लोग रहते हैं, पूरा काम देखते हैं, लेकिन संसद के पास ये अधिकार पहुंच जाता है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना काम कर सके। ठीक है, हालांकि नव विधानसभा जब आएगी तो उसे संशोधित और निरसित तो कर ही सकती है आगे चल के। फिर आगे, जब दो या दो से अधिक राज्य संकल्प पारित कर कोई प्रस्ताव संसदीय कानून बनाना चाहे तो ये आपको पता है, ये भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो लिखा इन्होंने आंसर, वह आपकी किताब से सीधे सीधे उठाया गया है। जब राज्यसभा अनुच्छेद 249, यही मैं बता रहा था कि राज्यसभा अगर चाहे तो वह पास कर दे, ठीक है, तो संसद उस पर कानून बना सकता है, कोई भी राज्य सूची का विषय। ये मैंने जो बोला था 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है। इस प्रकार भारतीय शासन पद्धति पूर्णतः संघात्मक नहीं है, कई बार ये एकात्मक भी हो जाता है, थोड़ा सा झुकाव है। ऐसा किसने कहा था कि भारत का जो संविधान या भारत की जो व्यवस्था है वह संघीय होते हुए भी एकात्मक है? ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो उनको 7 नंबर मिले, 15 में 7 बहुत अच्छे होते हैं, अगर इतने नंबर मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप बढ़िया रैंक पे जाओगे। अब ये स्टाइल्डिंग की कॉपी है, तो स्टाइल्डिंग की कॉपी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर ये आंसर लिख के आएंगे जिसमें बहुत बढ़िया मार्क्स मिले, और कुछ आंसर इन्होंने नहीं लिखे क्योंकि वो इन्हें आते नहीं थे। अगर मैं ढंग से कहूँ तो इन्होंने शायद GS1 GS2 को अच्छे से पढ़ा था और उसकी ही आंसर किए, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, इन्होंने 20 के 20 इस पेपर में नहीं सॉल्व किए थे, यानी इन्हें 20 के 20 नहीं आते थे, लेकिन तब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 7 नंबर भी मिले हैं। तो आपका क्या काम है, जो पढ़ो सब्जेक्ट उसी को लिखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे समय में भी हमें भी बहुत आलस आता था कि अरे लिख लेंगे, और वो बहुत ज्यादा दुविधा उत्पन्न करता है जीवन में। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम्स हो गया फिर आप रोओगे बैठ के कि यार मैंने तो लिखा ही नहीं, आंसर राइटिंग की ही नहीं, अब 75 दिन में क्या ही कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी और जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ भी नहीं पाओगे। तो लिखो। मैं जानता हूँ आप गाँव के लोग बहुत ज्यादा लिख नहीं रहे हो इस समय, क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों को देखता हूँ और कई और लोगों को देखता हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहे, 3 क्वेश्चन भी नहीं लिखे गए उनसे। क्यों लिख लूंगा, अरे आता नहीं है, याद नहीं रहती चीजें, लिखने बैठो तो लिख नहीं पाता हूँ। लिखो, एक एक लाइन लिखो, लेकिन लिखो। 16 नंबर, नीति आयोग ने किन कारणों से अपने 3 वर्षीय कार्रवाई एजेंडे में कृषिगत आय की एक निश्चित सीमा पर करारोपण का प्रस्ताव किया है, इसका अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा क्वेश्चन है। नीति आयोग ने एक एजेंडा लाया था जिसमें कहा था जो कृषिगत आय है उस पर भी कर लगाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि कर रहे हैं और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर उस पर टैक्स लगेगा तो भारत सरकार के पास बहुत पैसा आ जाएगा और बहुत पैसा वो लगाएगा और देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं किसानों को अभी सब्सिडी देने की ही जरूरत है, ना कि कर आरोपित करने की। अगर ये होगा तो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी रहा होगा, देखते हैं कैसे लिखते हैं ये। हाल ही में नीति आयोग का पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था को खत्म कर 3 वर्षीय कार्रवाई एजेंडा सूत्रपात किया गया। नीति आयोग द्वारा देश की आय पक्ष में वृद्धि हेतु निश्चित सीमा तक करारोपण किया जाए कृषि में। ठीक है, जो अमीर एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किसानों पर लगाया जाएगा, इसके प्रभाव निम्न हो सकते हैं। अब अमीर और सुदृढ़ किसानों को चेक करो कौन है। ठीक है, पहले तो उनकी डेटा निकालो, फिर उन पे करारोपण हो पाएगा। अब इस पर प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सकारात्मक क्या होगा? देश की राजस्व आमदनी बढ़ेगी। अभी हमें जितना टैक्स मिलता है उससे ज्यादा मिलेगा, अभी हम जितनी सड़कें बना पा रहे हैं उससे ज्यादा बना लेंगे।
ठीक है। कर आधार विस्तृत होगा, अधिक प्रत्यक्ष कर से अधिक जवाबदेहिता का सिद्धांत मजबूत होगा। ठीक है। आर्थिक रूप से मजबूत किसानों पर कर लगाकर उनकी अतिरिक्त आय का प्रयोग लोक कल्याणकारी, क्योंकि रुपया जब राजस्व में आएगा तो वो कहाँ जाएगा, लोक कल्याणकारी चीजों में ही खत्म होगा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आपका गरीब जो है उनके ध्यान देने में। हो सकता है तब सरकारी नौकरी भी अच्छे से निकलने लगे। समझ रहे हो। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है। कृषि का पिछड़ापन आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप बताओ राजस्थान के किसी इलाके में रहने वाले व्यक्ति के पास 50 एकड़ जमीन है और एक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, वहां एक व्यक्ति के पास 50 एकड़ जमीन है, तो क्या आप दोनों को एक बराबर मानोगे, दोनों पे कर आरोपित कर पाओगे, क्योंकि दोनों की आय में बड़ी असमानता होगी ना। तो आप कौन सा क्राइटेरिया रखोगे। और दूसरा, अगर आप ऐसा मानोगे कि आय के ऊपर लगाऊं, तो कैसे ये मानोगे कि कितनी आय हो रही है। आप कैसे समझोगे कि उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और पंजाब के किस खेत में कितना पैदा हो रहा है अनाज, गेहूं कितना कहाँ पैदा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये सब पता लगाना। फिर किसी के साथ भेदभाव भी हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के मेरठ के किसी व्यक्ति जिसके पास 50 एकड़ जमीन है उस पर आपने उतना ही लगाया, और वही राजस्थान के किसी जैसलमेर वाले इलाके में जमीन पर उतना ही कर लगा दिया, तो ये भेदभाव जैसा हो जाएगा, क्योंकि वह निश्चित आय नहीं है। वहां हो सकता है पानी बढ़िया बरस गया, सही समय पर बरस गया तो गेहूं की फसल बढ़िया हो गई। अगर गेहूं की फसल जब पकी खड़ी है, जब काटने वाली है, तब पानी बरस गया तो गेहूं की फसल खराब हो गई। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, ये भी चीजें हैं। और इतना पिछड़ापन है कि वो सब चीजें, सुविधाएं और वह सब करना अभी आसान नहीं है। आज की सबसे बड़ी समस्या अतिरिक्त कर लगाकर इसका और अधिक विकृत होने की संभावना है। ठीक है। जहां आज किसानों को उत्पादकता, उचित मूल्य न मिल पाना, जलवायु परिवर्तन जो मैंने बताया, उन्हीं से लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे ही खेत में देखा था हमने कि गेहूं कटा, और जब गेहूं कट के पड़ा था, पानी बरस गया, फिर उसको एक पास किया गया, फिर सुखाया गया, फिर सुखाया गया। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब उसको निकालना था तब वो पानी बरस गया और फिर उसे सुखाया गया। फिर तो इससे कई कुंटल गेहूं खराब हो गया, हजारों का नुकसान हो गया। तो आप ये कैसे पता लगा पाओगे कि कहाँ कितना पैदा हो रहा है, कैसे, क्योंकि दिन पर डिपेंड करता है ना। किसी ने सुबह बारिश होने से पहले ही अपना निपटा लिया तो उसका गेहूं बढ़िया हो गया। किसी ने सोचा चलो शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे, तो 6 से 8 घंटे में अगर बारिश हो गई तो काम खत्म। तो बहुत मतलब संवेदनशील मामला है यहाँ पर। दूसरा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि आर्थिक विषमता कम करने में मदद मिलेगी। अमीर किसानों की आय को एक अलग फंड बनाकर गरीब किसानों को भेजा जा सकता है। जैसे इस समय 6,000 मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, अमीर गरीब कोई भी हो, किसान सबको मिल रहे हैं 6,000। तो इसमें भेदभाव यहाँ भी हो रहा है। चीजें व्यवस्थित करने वाली हैं, अब कैसे व्यवस्थित होंगी वो सरकार जाने। कुछ शक्तिशाली नेता व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को कृषिगत बताकर कर चोरी उसे रोका जा सकता है, तो ये भी है। आप जानते हैं कि कितने लोग कृषिगत आय बताकर, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, कहाँ से आई, अरे वो खेती है। जिस खेती में 2 कुंटल भी नहीं होता था, आज उस खेती में 20 कुंटल हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकारी नौकरी लग गई। कि मैं नहीं कहता, ये सब चर्चाएं होती रहती हैं। नकारात्मक प्रभाव देखो, अमीर किसान तो मिली भगत से कर चोरी कर सकते हैं, आप जानते हैं। मध्यम वर्ग तो बेचारा इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ जाएगा। फिर यही मिडिल क्लास, क्योंकि हर जगह कौन पिसता है, मिडिल क्लास पिसता है। तो गरीबों के पास इतनी जमीन ही नहीं है, टैक्स लोग है, अमीर अपना साठ गांठ कर लेंगे, वो दिखा देंगे कि मेरी है ही नहीं भैया, फलाने के नाम पे, ढिमाके के नाम पे। ठीक है। 6,000 रुपए जो प्रति किसान मिलते हैं ना, तो उसकी वजह से लोगों ने अपने घर में अगर 10 लोग हैं, 10 के नाम 5-5 बीघा करवा दी, 2-2 बीघा करा दी, कि बस किसान बन जाओ, फार्मर नाम लग जाए। क्यों, क्योंकि 6,000 मिल रहे हैं। समझ रहे हो आप किस लेवल तक सरकार को चूना लगाया जा रहा है। अब आप ये भी नहीं कह सकते किसान नहीं हो, 2 बीघा भी अगर उसके पास है तब तो भैया वो भी किसान है। घर में 10 लोग हैं, सबके नाम 2-2 बीघा हो गई, 10 किसान, 6,000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 60,000 रुपया। 60,000 फ्री का सरकार का आ रहा है, समझ लो। हालांकि कुछ चुनौतियां, जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति, करदाताओं की पहचान, और दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति जहां लिखा होता है उसका मतलब होता है वोट बैंक से।
अब जिन किसानों पे लगा दोगे आप टैक्स, वो किसान आपको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पे है कि हमें वोट बैंक किनारे रख के सोचना पड़ेगा कि सही है तो सही है, करूंगा मैं, वोट बैंक मिले चाहे ना मिले। ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। करदाताओं की पहचान जो मैंने बता दिया, कैसे पहचान करोगे कि किसको टैक्स देना है किसको नहीं, टैक्स कितना देना है, कितनी दर, किसको। वही मैंने बोला, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य के किसान के क्या बराबर है? दोनों इक्वल हैं। हमारे जिले में देख लो, एक तरफ इतनी बाढ़ आती है कि जिसके पास 60 बीघा भी है तो अभी उतना पैदा नहीं कर पाता जितनी दूसरी जगह मान लो 30 बीघा में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ आती है, सब निपटा जाती है। ठीक है, तो अब मुआवजा कितना मिलता है तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर आपदा आ जाए तो कराधान किस प्रकार हो, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही सब चीजें हैं। आर्थिक सम्मता का पैमाना क्या है, वही जो मैंने बताया कि आप आय के लिए रखोगे तो आय कितनी हुई कैसे पता करोगे, और बीघा कितना एकड़ है उसके हिसाब से रखोगे तो क्या जैसलमेर का और मेरठ का किसान एक ही बराबर होगा? क्या मेरे यहाँ जो बाढ़ वाला और जो सही जगह पर खेती हो रही है वो दोनों एक ही रखोगे? तो ये सब चीजें वही है। बहुत ज्यादा विचार किया जाए, विवादित मुद्दा है, उचित विचार विमर्श के बाद ही गरीब किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। वही सब जो मैंने बताया। क्यों कर लगाया जाए, कारण क्या है? तो अमीर सुदृढ़ किसान द्वारा कर में छूट का लाभ उठाना, आर्थिक विषमता, गरीब अमीर किसान भी है, राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किसी आय बताकर लाभ उठाया जाता है कर आधार पर। ठीक है, जो मैंने बता दिया वही सब चीजें हैं। तो 6.75, तो ये मत सोचो 6, 6.5, 0.75 तक भी कहा नहीं जाती, इसलिए मैंने 0.25 बताया था। अगर इतना भी, कई बार इतने से लोग आईपीएस और आईएएस में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इतना ज्यादा होता तो आईएएस बन जाते हैं, या आईआरएस से इतना नंबर ज्यादा होता तो आईपीएस बन जाते। तो एक एक पॉइंट का भी विशेष योगदान है। तो आप जब पढ़े तो ये सोच कर पढ़े कि भाई लास्ट में कहीं ऐसा ना हो 0.25 की वजह से हमें आईएएस नहीं मिला। 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के सभी परिवारों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसे ऊर्जा ढांचे की आवश्यकता है जो इक्विटी, दक्षता, स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित हो। सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना के संदर्भ में उक्त कथन पर प्रकाश डालिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के बारे में पूछा गया है। तो आपको पहली बात बताना है, जो सभी परिवार हैं उन्हें बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा ढांचा ऐसा हो जिसमें इक्विटी, दक्षता, स्थिरता का सिद्धांत हो। ठीक है, सौभाग्य योजना पर बताओ 250 शब्दों में। पिछले वर्ष के मध्य में प्रधानमंत्री द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य का सूत्रपात किया गया, जिसके अंतर्गत 16,000 करोड़ की लागत से देश के 4 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन प्रदान किया गया। अब ये फैक्ट आपको याद करने होंगे, कुछ फैक्ट। अब ऐसी स्कीम कई आती हैं, ऐसे बजट में कई क्या कहते हैं अनुदान निकलते हैं, तो वह सब आपको पता होना चाहिए किसके लिए कितना निकला, क्योंकि मेंस में लिखना आसान रहेगा। इतनी वृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्त, प्रशासनिक सक्रियता के अलावा सबसे बड़ी जरूरत है ऊर्जा ढांचा। ना केवल बिजली का उत्पादन बल्कि बिजली उत्पादन, पारेषण, इक्विटी सबकी आवश्यकता है। कुछ विशेष बिंदु हैं जो इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिए, पढ़ लीजिए। भारत में बिजली में ग्रिड की समस्याएं विद्यमान है, जिसके कारण बिजली का अपव्यय स्थानांतरण के दौरान हो ही जाता है। तो पहली बात तो जो तार भी बिछे बहुत पुराने बिछे हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें जो बीच की हैं वो सही करो। परियोजनाओं में देरी भी एक समस्या है, जिसमें एक बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रोजेक्ट चल रहा है। उत्पादित बिजली को उचित रूप से समायोजित व स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। प्राय देखा गया ऊर्जा ढांचा केवल उन्हीं राज्यों में विकसित है जहां आर्थिक रूप से समृद्ध है। हालांकि अब कहा जाता है कि हर गांव में बिजली पहुंच गई है, और मैंने देखा है लगभग हर गांव में मेरे तरफ तो पहुंच ही गई है। पिछड़े, गरीब, पहाड़ी, इन राज्यों में भी क्या उतना ही बढ़िया ढांचा है जितना बढ़िया ढांचा गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ शहरों तक सीमित है। सिंपल है, जहाँ बढ़िया पैसा मिल रहा है वहां चीजें भी सुधर जाएंगी। अब हम हर बार सरकार को दोष नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारे ही पड़ोस का एक व्यक्ति मान लो तार लगा के और बिजली चला रहा है, पड़ोसी बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि कौन लड़ाई ले। तो अब जो कनेक्शन 50 हैं, बिजली 60 लोग चला रहे हैं, तो ये 10 लोग एक्स्ट्रा जो चला रहे हैं जो फ्री में, तो इसकी वजह से लोड तो पड़ेगा ना। ट्रांसफार्मर तो 50 लोगों के लिए ही रखा गया था, अब जो 10 लोग एक्स्ट्रा हैं उनकी वजह से ट्रांसफार्मर फूका। हम सरकार को हर बार दोष नहीं दे सकते। हम अपने जब कनेक्शन लेते हैं तो कनेक्शन वाले
पर्चे पे लिखते हैं कि हम एक पंखा चलाएंगे, एक बल्ब जलाएंगे, एक ये, तो बाद को पता चल रहा है 4 पंखा चल रहे हैं, 15 लाइट जल रही हैं, 2 टीवी चल रही हैं, इन्वर्टर भी है, वॉशिंग मशीन भी है। तो वो पर्चा जो पहुंचा है वहां तो उतना ही लिखा है ना कि इतना लोड चाहिए। हम 1 किलोवाट का लगा के 5 किलोवाट का काम चला रहे हैं, मतलब आप जानते हैं कि ये सब होता है। कैसे चीजें सिर्फ सरकार के नाम पर हम गलत कर सकते हैं, कह सकते हैं, हमें हमारी भी तो जिम्मेदारी है। जहां तक दक्षता का सवाल है, विभिन्न सौर रूफटॉप, ये देखो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है क्वेश्चन, इससे इस बार के क्वेश्चन आया है। मेंस मैंने करा रखा है जीएस वाला, फर्स्ट जीएस का करा दिया है, जीएस सेकंड आज होगा, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ सब होगा। आप देखो जाके, इस पे क्वेश्चन आ रखा है। ग्रीन बिल्डिंग, पवन ऊर्जा चक्की, पंप मशीन, इनका भी प्रयोग करके जागरूकता फैलाई जा सकती है। ऐसा भी नहीं है सरकार द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, सरकार कर रही है। सोलर पार्क, पहाड़ी क्षेत्र में लघुपन बिजली, ये सब काम हो रहे हैं, ठीक है, आपको भी पता है। राज्य केंद्र का सहयोग, गलियारे बनाए जा रहे हैं, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, ये भी सही है। बिजली का उत्पादन क्या है? बिजली की बचत है। जो एलईडी बल्ब आए थे ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जिस बल्ब में पहले एक बल्ब जलता था पीला वाला, आज उसमें 10-12 बल्ब जल जाते हैं, तो ये फायदा हुआ ना, बिजली बच रही है। कहावत चरितार्थ हो रही है, सौभाग्य योजना पिछड़े गरीबों के लिए इम्पोर्टेंट है। 7.5 नंबर, 50% नंबर मिले हैं, 50%, बहुत बढ़िया नंबर है 7.5। और ये पहली कॉपियों में से इनकी है, समझ रहे हो आप? जब ये पूरे 20 में 20 क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तब ये कॉपी लिख रहे हैं। 7.5 नंबर, तो आप भी ऐसा लिखना शुरू करिए, तभी आप देखो 18 के बाद 20 आ गया, यानी 19 इन्हें नहीं आता था, इन्होंने नहीं लिखा। तो जो आपको आता है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब इनका 7.5 नंबर जब दिखे होंगे, इन्हें लगा होगा यार मैं लिखता तो बढ़िया हूँ यार, तो और इनकी लिखने की जो पावर है वह बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के विशेष संदर्भ में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए एवं इनके निवारण के उपाय बताइए। तो मैंने जितना हाईलाइट किया, यही आपको अंडरलाइन करनी होती चीज है कि क्या क्या हमें लिखना है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, यही नहीं पता, तो क्वेश्चन यहीं पर से आपका गड़बड़ हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को भारत का या भारत को 100वां स्थान प्रदान किया गया। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 30 स्थानों की छलांग लगा पाया है, मतलब बढ़िया ग्रोथ हुई है। अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्न है। क्या क्या है? पहले बात तो कृषि का पिछड़ापन, हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी में हम पिछड़े हैं। अगर कृषि में हम बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाए ना, तो हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बन जाएंगे। चूंकि अनेक विनिर्माण उद्योग, कपड़ा, चमड़ा आदि कृषि पर निर्भर है, तो कृषि में उत्पादन की समस्या होती है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो चीजें आगे बिगड़ जाती हैं। संयोजकता की समस्या, दूसरी बड़ी समस्या आधारभूत ढांचा, यातायात। आप देख रहे होंगे इतनी सड़कें बन रही हैं, क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है क्योंकि जो आयात है, जो निर्यात है, उसके लिए सड़कें बहुत आवश्यक है। पहुंचना था कल, पहुंचा परसों, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो आधारभूत संरचना बहुत आवश्यक है। कुशल श्रमिकों की समस्या, हमारे यहाँ श्रमिक बहुत है, कुशल कितने हैं? आज की सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। आदमी कह रहा है हम यूपीएससी करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे क्षेत्र का एक लड़का है, कहा भैया यूपीएससी करूंगा। मन में आया तो कह दूं ना करो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कह दूंगा ना करो तो कहेंगे लो मेरा लड़का करना चाह रहा है, इस करने नहीं दे रहे। तो भाई साहब लखनऊ आते हैं, कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं, और उससे पहले कोचिंग संस्थान बाद को ज्वाइन होता है, इंस्टाग्राम पर यूपीएससी विद मी ऐसा कुछ चैनल पहले बन जाता है। मैंने देखा, मैंने सोचा कहूँ भाई यूपीएससी करने आओ, ये सोशल मीडिया चला के यूपीएससी नहीं होता है। लेकिन फिर वही बात, आप कहोगे तो आप दुश्मन बन सकते हो। तो ऐसे भी लड़के हैं जो 8 घंटे सोशल मीडिया चलाएंगे, उन्हें बाबू सोना से बात भी करनी है, और यूपीएससी या कोई भी संस्थान में ज्वाइन करके बाद चाहते हैं हम नौकरी पा जाएं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करने के साथ साथ सोचते हैं एंजॉय भी हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यूपीएससी कर रहे हैं, आप बताओ कितनी देर आपको टाइम मिलता है चीजें करने का? कब 10 घंटे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो ऐसे भी लोग हैं जो खाली फर्जी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुशल कैसे बन पाओगे जब आप 8 घंटा रील चलाओगे? ठीक है, तो वही नौकरी नहीं मिलती कुछ लोगों को। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भीड़ है,
इसमें पढ़ने वाले मुट्ठी भर ही हैं, तो आपका जो क्या कहते हैं कंपटीशन है वो इतने लोगों से नहीं है जितने फार्म भर रहे हैं, और ये सही बात है। ऊर्जा आपूर्ति का पर्याप्त ना होना, बिजली कनेक्शन आदि में समस्या, तो वही सब लिख देना, कराधान संबंधी मुद्दे भी हैं, ठीक है। अब निवारण कैसे होगा, निवारण आपको देना है। आधारभूत ढांचे में निवेश करो, बहुत हो रहा है इस समय, सड़कें देखो, भारतमाला, सागरमाला, तटीय, सब कुछ बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करो, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, मेगा फूड पार्क, विश्व खाद्य भारत, सब याद करनी पड़ेगी ये सब चीजें, कहाँ क्या लिख सकते हो। ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, 100 गीगावाट, ठीक है, ये सब सुधार भी। कुशल श्रमिकों की आपूर्ति करना, त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। सूक्ष्म एमएसएमई की भी बात लिख दी इन्होंने, 40% योगदान देती है। सरकार को उपयुक्त उपायों अलावा नीति क्रियान्वयन सब पे बात करनी है। इन्होंने कुछ ये भी लिखा है, हालांकि सरकार का यह सराहनीय प्रयास है। हाँ, सराहनीय प्रयास, सरकार बढ़िया काम कर रही है इन सब मामलों में, सरकारी नौकरी छोड़ के बाकी बढ़िया काम हो रहा है। प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के महंगे होते श्रम के कारण, ठीक है, बेहतर प्रयास है। 7.5 नंबर, 3-4 क्वेश्चन में 7.5 मिले। अब आप समझ सकते हैं इसमें 120 नंबर इस पेपर में क्यों मिल जाते हैं, समझ रहे हो आप, क्योंकि इसमें बढ़िया नंबर मिलते हैं। तो GS2 और GS4 इसमें नंबर 120 से ऊपर मिल सकते हैं अगर आपने बढ़िया प्रयत्न किया तो, क्योंकि 50% अगर मान लो ये 7.5 15 का 50% है तो 250 में कितने मिल सकते हैं 50%, तो 125 आए हुए हैं लोगों के, लेकिन इंग्लिश मीडियम के आए जो फर्स्ट रैंकर है उन सबके आए हैं 120 के आसपास। आपके नहीं आ सकते क्या, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग इनसे बेशक आपको लगता हो कि क्या करा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है बहुत कुछ सीख रहे हैं आप इन कॉपियों से, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, मुझे पता है, इसलिए मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप मैसेज भी करते हैं तो उसके लिए मुझे कंटिन्यू करना भी पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।